हम लोगों ने लिया समझो 11 12 12 वीडियो हुए, वो जो हुआ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, वो हमने टेक्स्ट बुक में जितना था उतना पूरा ले लिया है। अब हम जो ले रहे हैं वो एक्स्ट्रा पोर्शन ले रहे हैं जो हमको और लेना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या बोलो नेट के लिए या जेईई के लिए या एमएचटी सीईटी के लिए, वो पोर्शन ले रहे हैं। तो 12 वीडियो हो चुके हैं, उसमें जितना है वो हमारा पूरा स्टेट बोर्ड का था, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन हो चुका है, टेक्स्ट बुक का पूरा खत्म हो गया, नोट्स में से ही पढ़ना है। अब इसके बाद जो हम लोग ले रहे हैं वो उसके आगे का पोर्शन है जो हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं कॉम्पिटिटिव वालों के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो उन्होंने ही देखना है जिनको कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम देनी हो, नीट देनी हो, जेईई मेंस देनी हो या एमएचटी सीईटी देनी हो, उनके लिए ले गए। तो पहले हम बर्नौलीज प्रिंसिपल हमने लास्ट खत्म ही किया है इसके पहले वाले वीडियो में, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के आगे वाला पोर्शन ले लेते हैं, यानी हाइड्रो डायनामिक्स वाला पोर्शन ले रहे हैं पहले। फिर उसके बाद जो हाइड्रोस्टैटिक का एक्स्ट्रा पोर्शन होगा वो ले लेंगे, और सरफेस टेंशन का जो एक्स्ट्रा होगा वो भी ले लेंगे। फिर मैं आपको सॉल्व करने के लिए जो मॉड्यूल डालने हैं वो फिर ऐड कर दूंगा। तो फिर से बोलो, ये वीडियो उनके लिए ही है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। तो हमारा जो वीडियो नंबर 11 to 12, 11 to 12 तक है, वही महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आएगा। अब जो हम लेंगे समझो 1 या 2 वीडियो जो भी बनेंगे वो कॉम्पिटिटिव वालों के लिए है, एक्स्ट्रा जो लेना है वो ले रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या था, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो ये जो हम बर्नौलीज प्रिंसिपल के एक्स्ट्रा पॉइंट है पहले वो ले लेंगे, यानी हाइड्रोडायनामिक्स के एक्स्ट्रा पॉइंट पहले पूरे लेंगे, फिर वापस से जाएंगे हाइड्रोस्टैटिक पे, उसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो लेंगे, और फिर सरफेस टेंशन के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे तो वो भी ले लेंगे, ठीक है। फिर सॉल्व करने के लिए मॉड्यूल डाल दूंगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P रो जी से डिवाइड कर रहे हैं, P अपॉन रो जी प्लस रो जी से डिवाइड कर रहे हैं तो हाफ v स्क्वायर अपॉन जी बचेगा, रो तो है पर जी नहीं है, और यहां बचेगा प्लस h, इट इज कांस्टेंट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है P अपॉन रो जी, इट इज कॉल्ड प्रेशर हेड। तो याद रखना, प्रेशर हेड करके कोई क्वांटिटी दी होंगी तो P अपॉन रो जी की वैल्यू होगी। उसके बाद ये जो है हाफ v स्क्वायर अपॉन जी, इट इज वेलोसिटी हेड, ठीक है। तो याद रखना, ये है प्रेशर हेड, वो है वेलोसिटी हेड, और ये जो h बचा है इट इज ग्रेविटेशनल हेड। तो ये नाम याद रखना, देख लेते। ये आप चाहे तो v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी भी लिख सकते हैं, 2 अपॉन में इधर लिख लो, 2 अपॉन में है। तो ये जो क्वांटिटी बची है इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, इसको ग्रेविटेशनल हेड, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। फिर बोलो, कॉम्पिटिटिव जिनको देना है उनके लिए है ये एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं हम लोग, बाकी बच्चों के लिए काम का नहीं है। तो 12 जो वीडियो हुए अभी तक वो पूरा उसमें स्टेट बोर्ड का कवर हो गया, अब जो एक्स्ट्रा लेना है वो ले। ये बेटा है, याद रखना, वेलोसिटी प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, और ये h ग्रेविटेशनल हेड। अब न्यूमेरिकल में कहीं ग्रेविटेशनल हेड दिया रहा तो समझते हैं h की वैल्यू है, प्रेशर हेड दिया रहा तो P अपॉन रो जी। अब ये देखो एक बार, ये इक्वेशन हुआ है हमारा टॉरिसेली का, स्पीड ऑफ इफ्लक्स यानी फ्लूइड आउटफ्लो, जो स्पीड है वो पहले भी समझाया, ये इक्वेशन डिराइव कर चुके हम लोग।
इसी में लिया था एप्लीकेशन। ये एरिया A1, ये एरिया लिया था A2 और ये पानी की हाइट h। तो यहाँ जो वेलोसिटी रहेंगी, यहाँ से जो पानी बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ट्वाइस GH। ये देख लो पहले, ये डिराइव किया है हम लोगों ने ना, ये डिराइव हो चुका है पहले, सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बताना है वो देख रहे हैं। इसको समझो A ले रहे हैं और इसको ले रहे समझो A0। ये वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। किसी ने पूछा अगर टाइम बताओ पूरा टैंक खाली होने के लिए जो लगेगा, तो जो मैं टाइम बता रहा हूँ वो डायरेक्ट याद रखना। टाइम टू एम्प्टी द टैंक T इज इक्वल्स टू A अपॉन A0 अंडर रूट ट्वाइस H अपॉन G। ये हम स्मॉल h की जगह कैपिटल H से डिनोट कर रहे हैं, पूरा खाली हो रहा है ना, इसीलिए कैपिटल H, हाइट कैपिटल H से होती है। तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं। क्या आया था, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ट्वाइस GH। समझो इतनी हाइट से अगर मैं ऑब्जेक्ट रिलीज करूं तो वो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी जितनी रहेगी उतना ही इस आउटलेट में से जो लिक्विड फ्लो होगा उसकी भी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। टॉरिसेली इक्वेशन, ये टॉरिसेली का इक्वेशन था। टॉरिसेलीस इक्वेशन, ये टॉरिसेली का इक्वेशन था। किसी ने पूछा ये टैंक पूरा एम्प्टी होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये इक्वेशन डायरेक्टली याद रखना। ये एरिया A अपॉन ये एरिया A0 अंडर रूट में ट्वाइस H अपॉन G, वेयर H इज द हाइट। स्मॉल h से भी डिनोट कर सकते हैं, अभी हमने कैपिटल H कर दिया तो यहाँ कैपिटल H देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछा कि ये फ्लूइड से भरा हुआ पूरा टैंक है, जो वाटर ही है यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी का इक्वेशन ये हो गया अंडर रूट ट्वाइस GH वेयर H इज द हाइट ये। और टाइम कितना लगेगा अगर किसी ने पूछा, टाइम टू एम्प्टी द टैंक, टैंक एम्प्टी होने के लिए कितना टाइम लगेगा ये वाला, तो ये फॉर्मूला याद रखना। T इज इक्वल्स टू A अपॉन A0 अंडर रूट ऑफ ट्वाइस H अपॉन G। देख रहे हैं तो यहाँ लोअर बॉटम में है ना जो आउटलेट है, इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स मतलब फ्लूइड आउटफ्लो, ये वाला। तो यहाँ से जो वाटर निकलेगा ये उसकी स्पीड का फॉर्मूला, और ये टाइम टू एम्प्टी द टैंक। इतना नोट डाउन करो फिर आगे। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट ले रहे हैं, ये पहले डिराइव हो चुका है। ये टाइम का इक्वेशन आप लोगों ने याद रखना है। T इज इक्वल्स टू A अपॉन A0 अंडर रूट ट्वाइस H अपॉन G। यहाँ स्मॉल h की जगह हम कैपिटल H से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कैपिटल H कर दिया, यहाँ पे भी कैपिटल H कर दिया। अगर स्मॉल h से डिनोट करेंगे हाइट तो यहाँ पे भी स्मॉल h, वहाँ पे भी स्मॉल h, चलेगा, प्रॉब्लम नहीं। टॉरिसेली इक्वेशन था ये ना। और ये टाइम टू एम्प्टी द टैंक, ये वाला फॉर्मूला लगाना, A अपॉन A0 अंडर रूट ट्वाइस H अपॉन G। देखो ये नोट करो, मिटा रहे इसको। ठीक है, इतना नोट किए। अपन ऐसा भी टैंक बना सकते थे, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था। ये पूरा यहां तक फ्लूइड में भरा हुआ है, ठीक है। अगर यहां आउटलेट बना ले, यहां बना ले सपोज, यहां से जो लिक्विड बाहर आएगा उसका भी फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट ट्वाइस GH। दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ट्वाइस GH रहेगा फॉर्मूला वही। अब हाइट जो लेंगे वो यहां से यहां तक की लेना H, और पूरी हाइट कितनी है H कैपिटल, ठीक है। तो यहां जैसे बताया था, अगर एकदम बॉटम में तो पूरी हाइट हम H ले रहे हैं, तो ये थी वेलोसिटी और ये है टाइम टू एम्प्टी। अब यहाँ पे इतनी हाइट h है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट ट्वाइस GH, ठीक है। अब ध्यान दो, किसी ने बोला टैंक एम्प्टी तो होने नहीं वाला क्योंकि आउटलेट यहाँ पे है,
तो यहाँ तक तो खाली हो सकता है ना, यानी हो सकता है ऐसा कि ये लिक्विड खाली होते 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 यहाँ तक आ जाए, ये ऐसे वो लिक्विड यहाँ तक आ गया, अब इतना लिक्विड बचा है, अब इसके आगे फ्लो बंद। उसके लिए कितना टाइम लगेगा अगर ये किसी ने पूछा तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट बता रहा, ध्यान दो। और इसमें देखो ये पूरी हाइट है h, और ये जो पानी से ऊपर, ये सॉरी ग्राउंड से ऊपर कितना है उसको नाम दे रहे h डैश। ये है यहाँ से यहाँ तक h डैश, पूरा पानी है h, और वो हाइट है जो आउटफ्लो है उसकी हाइट है h डैश। यहाँ से जो पानी निकलेगा उसकी वेलोसिटी v इन द इक्वल्स टू अंडर रूट ट्वाइस gh, ये पानी की लेवल से उस तक की हाइट, ये थोड़ा सा देख लेना। तो टाइम वहां तक एम्प्टी होने के लिए यही वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, पर थोड़ा अरेंज करके लिख रहे, ध्यान देना। देख लो पहले ये वाला देख लो, और ये जो लिखेंगे वो भी याद रखना दोनों, ठीक है। देखो a अपॉन a0, ये वैसे रखेंगे अंडर रूट ट्वाइस अपॉन g, और अब आएगा रूट h माइनस रूट h, तो ये है h डैश। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पूरा हाइट h है और h डैश की वैल्यू 0, अगर यहाँ पे भी h डैश की वैल्यू आप लोग 0 डाल दे इस केस में, तो देखो h डैश की वैल्यू 0, रूट h बचेगा, रूट h अंदर मल्टीपल, तो ये ट्वाइस h अपॉन, यही फॉर्मूला मिल गया। तो अब ये भी फॉर्मूला आप लोगों को याद है। तो टैंक इसमें यहां तक ही एम्प्टी होगा, कहां तक, अप टू हाइट h डैश तक एम्प्टी होगा, पूरा एम्प्टी नहीं होगा। पूरा एम्प्टी होगा तो वहां पे हम h डैश की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो यही आंसर बचेगा। तो ये और ये दो फॉर्मूले लर्न करो। यहाँ पे ये हो गया टाइम फॉर द एम्प्टी ऑफ द टैंक। अब बॉटम में है तो समझो ये h इज इक्वल्स टू पूरी हाइट हो गई और h डैश की वैल्यू 0, यहाँ h डैश की वैल्यू 0 नहीं है, ध्यान रखो। ये पूरा पानी कितना भरा है वो h है, अब यहां से उस आउटलेट की हाइट कितनी है h डैश, तो ये है वो h डैश। यहाँ आउटलेट एकदम बॉटम में है तो हम h डैश की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0। अगर h डैश की वैल्यू 0 डाल दे तो रूट h बचेगा, वो रूट h इसके अंदर मल्टीप्लाई हो गया, यही आंसर बचेगा। तो ये भी फॉर्मूला याद रखो। देख लो तो ये अपन मिटा देता, फिर इसके बाद उसका और लेना है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो ये है h कैपिटल, ये पूरा पानी कितना है वो h डैश, मतलब उस आउटफ्लो या इफ्लक्स की हाइट कितनी है वो ले रहे, यानी आउटलेट की हाइट ले रहे। तो ये h यानी टोटल पानी कितना है, और ये आउटलेट कहाँ है वो h डैश। तो यहाँ तक ये इतना पानी खाली हो जाएगा, इतना पानी बचेगा उसमें, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये फॉर्मूला यूज कर। तो यहाँ पे भी a इसका एरिया है, जैसे ये बताया था a0 इसका एरिया, ये आउटलेट का एरिया a0, ये नोट डाउन कर लें। तो ये जो h है वो यहाँ से गिनते, ध्यान रखना, और ये h डैश यहाँ से गिना, इतना पानी बचेगा, इतना पानी खाली हो जाएगा। तो ये टोटल हाइट h, ये आउटलेट की हाइट h डैश, ये फॉर्मूले में डाल दो, आंसर मिल जाएगा। वेलोसिटी में जो हाइट गिनते हो यहाँ से गिनते, फिर से बता रहा। अब ये पूरा हाइट तो सेम ही, इसे कैपिटल H भी लिखेंगे तो भी चलता है, ठीक है। यहाँ h डैश की वैल्यू है, यहाँ h डैश की वैल्यू अगर इसी इक्वेशन में 0 डालूं तो ये आंसर मिल जाएगा। तो ये नोट डाउन करो, फिर आगे चलते। तो ये टाइम के आंसर दोनों याद रखना, ये भी और ये भी, जनरली यही आएगा, ये नहीं आएगा समझो, और फिर भी इक्वेशन याद है। h मतलब पूरे पानी की हाइट, और h डैश मतलब हाइट ऑफ दैट आउटफ्लो, तो इतना पानी बचेगा उसमें, तो ये है, ध्यान रखना। और वेलोसिटी निकालते समय ये हाइट देखना, ये वाली कि लिक्विड लेवल कितने हाइट तक है यहाँ पे। देखो आगे चलते हैं। इतना नोट डाउन करो, फिर मिटा के वापस आगे चल रहे हैं। अब देखो आगे चले, ये हमारा कंटेनर, filled with the liquid। ये एरिया A, ठीक है। यहाँ आउटलेट बना है,
वो यहाँ गिरने वाला है आगे आगे ऐसे ये डायरेक्शन में ग्राउंड पे यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस है समझो x, ये पूरी हाइट है h, जैसे हम अभी तक लिखे कैपिटल H से डिनोट कर रहे हैं। ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक की h, ये पूरा ब्लैक कलर से लिख देना कैपिटल H। और ये जो हाइट है फिर अब यहाँ लिख देते, थोड़ा और नीचे बना देते हैं ताकि दिखने में क्लियर हो जाए। कंटेनर यहाँ वाला, ठीक है। ये फ्लो यहाँ पे आगे पानी गिरने वाला है, ग्राउंड ये डिस्टेंस समझो x। तो ये हाइट h है, तो ये रहेगी h डैश इज इक्वल्स टू h डैश लिखा था ना, उसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं h डैश इज इक्वल्स टू h माइनस h, ये है यहाँ से ये है, ठीक है। तो फिर से बता देता, यहाँ तक खाली यहाँ तक ही पानी आएगा ना, यहाँ तक पानी आ गया कि वो आगे बंद हो जाएगा फ्लो, इतना पानी बचेगा उसमें। तो टाइम पूछा तो फिर से याद रखो a, और यहाँ का एरिया है a0, a अपॉन a0 अंडर रूट 2 अपॉन g ब्रैकेट में रूट h माइनस रूट h डैश। ये फॉर्मूला लगाना। अगर ये जो आउटलेट है, फिर से बता देता, अगर वो आउटलेट यहाँ होता तो ये यहाँ पानी है, ये हाइट है h, और h डैश की वैल्यू हम लोग डाल देंगे 0, h डैश की वैल्यू 0 डाल देंगे। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a अपॉन a0 अंडर रूट ट्वाइस g, और ये रूट h बचेगा, ये तो 0 हो गया तो रूट h अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो ये h डैश लिखा था, इसको h माइनस h भी लिख सकते हैं। अब देखो इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे वो थोड़ा ध्यान से देखना। टाइम का एक बार देख लो, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, अब देखो, अब इस डायग्राम को यहाँ से पानी फ्लो के यहाँ आ रहा, उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे वो देखते हैं। एरिया A0 है, यहाँ से जो एरिया यहाँ लिख देता A0 इसका एरिया। अब यहाँ से जो वाटर बाहर आ रहा उसकी वेलोसिटी है अंडर रूट ट्वाइस GH, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो डायग्राम को समझ में आती है। ये है हाइट h, यहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे थे विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। तो ये है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। और कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन देखेंगे अब, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वहां पे हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे थे विद सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फ्रॉम हाइट h। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पानी थ्रो हो रहा। तो एक बार ये प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल देख लेना, आखिरी उसका इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं। तो देखो जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट, ये समझो बॉल थ्रो किया हमने यहाँ से विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होगा। ये थी उसकी रेंज, ये रेंज थी, और ये हाइट था, और वो यहाँ के नीचे टच होगा। तो देखो यहाँ से पानी निकल रहा, पानी यहाँ आएगा गिरेगा, ये उसकी रेंज जिसको हमने x से डिनोट किया है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है, पानी यहाँ से यहाँ गिरने वाला है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गिर रहा था, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ हाइट h है, यहाँ हाइट h माइनस h है या h डैश है, उतना याद रखना, खाली ये हाइट लेना है, ये वाली हाइट। तो टाइम का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला था ट्वाइस h अपॉन g रूट में, देख लेना एक बार। और रेंज का आंसर निकाला था u अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h अपॉन g, पर यहाँ h ये था, अब यहाँ हाइट ये लेंगे h डैश, उतना चेंज करूंगा मैं इक्वेशन में, देख लो पहले एक बार। देखो समझ में आ रहा क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। पर कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन, तीन थे। एक था ऑब्लिक जो हमने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा था और स्टार्टिंग में उसका ही स्टडी किया हम लोगों ने। फिर दूसरा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फ्रॉम हाइट h। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है और
और वो ऑब्जेक्ट ये पाथ फॉलो करके यहाँ गिरेगा, ये है रेंज, ठीक है। तो वहां टाइम लग रहा था t इक्वल्स टू ट्वाइस h अपॉन g, और रेंज थी ये u इज इक्वल्स टू ट्वाइस h अपॉन g, सॉरी r इज इक्वल्स टू u अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h अपॉन g। तो ये दोनों इक्वेशन देख लो एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन में, और अभी अभी लिया है हम लोगों ने, ज्यादा दिन भी नहीं हुए। प्रोजेक्टाइल मोशन शायद वीडियो 3 में ही होगा, देख लेना, 3 ही वीडियो उसके प्रोजेक्टाइल मोशन के 1, 2 एंड 3, तो शायद सेकंड या थर्ड वीडियो में देख लेना। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, टाइम, ये यहाँ से यहाँ पानी गिर रहा है, कितने टाइम में गिरेगा, तो टाइम का इक्वेशन आएगा t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस, यहाँ h था, ये हाइट, अब यहाँ h डैश लिखना है, ये हाइट है उसकी जहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो हम h माइनस h लिखेंगे यहाँ पे, h माइनस h अपॉन g, ये हो गया टाइम का, कि कितने टाइम में वो नीचे गिरेगा। यहाँ पे खाली होने के लिए जो टाइम लग रहा है वो नहीं बोल रहा, यहाँ से यहाँ तक देख लो एक बार पहले। और रेंज का फॉर्मूला x के इसमें लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू u, तो u की जगह हम यहाँ v लिख रहे हैं, तो v लिखेंगे अंडर रूट ट्वाइस, h की जगह क्या आएगा फिर से h माइनस h अपॉन g, देखो तो डिराइव करने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन लिखे। तो इसको थोड़ा हम अरेंज करेंगे, देखते हैं, ये डायरेक्ट याद रखना। तो पानी जो यहाँ से निकलेगा उसको ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, इतना, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में लिखा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये है रेंज, कितनी दूर जा रहा हो, ये रेंज u ट्वाइस h अपॉन g, यहाँ वेलोसिटी u से डिनोट कर रहे थे, यहाँ वेलोसिटी v से कर रहे हैं, तो v लिख दिया यहाँ पे, और ट्वाइस h अपॉन g, यहाँ हाइट ये थी, अब यहाँ से देखो, यहाँ से ऑब्जेक्ट रिलीज हो रहा है, इतना ही पोर्शन देखो, तो हाइट कितनी है h माइनस h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो वो चेंज कर दिया। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के दोनों इक्वेशन डिराइव किए हैं हम लोगों ने, एक बार आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं आगे वो देखते हैं, ठीक है। इसमें v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा देखेंगे, नोट डाउन कर लो बेटा अच्छे से, हाँ एक्स्ट्रा पॉइंट है, ध्यान रखना। सो x विल बी इक्वल टू, v की वैल्यू डाल रहे हैं अंडर रूट, यहाँ रेंज क्यों नहीं लिखा उसको आज वो भी बताऊंगा, क्योंकि होल कहीं पे भी हो सकता था वो, तो मैक्सिमम रेंज के लिए होल कहाँ होना चाहिए उसको हम मैक्सिमम रेंज लिखेंगे बाद में। तो अभी x लिखेंगे कितनी दूर जा रहा है, यहाँ पे होल है तो वैल्यू डाल रही है ट्वाइस g h, ये तो h वही है, ठीक है, और ये अंडर रूट ट्वाइस h माइनस h अपॉन g, देख लो। तो ये g और ये g कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू बचेगा ये 2 और ये 2, यानी रूट 2 बार 2 आ गया रूट में, तो ये बाहर आ जाएगा 2, ब्रैकेट में बचेगा ये h, सॉरी ब्रैकेट में रूट में बचेगा, और इधर बचेगा h माइनस h। तो ये हो गया रेंज का फॉर्मूला, एक और ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। तो ये भी रेंज का फॉर्मूला है और ये भी रेंज का फॉर्मूला है, तो दोनों देखो। अगर v डायरेक्ट पता है तो आप ये फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर v नहीं पता पर हाइट दोनों पता है, ये कैपिटल H और ये स्मॉल h भी पता है, तो आप ये फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। it is equals to twice रूट, ये हो जाएगा h into h माइनस h स्क्वायर, h को अंदर मल्टीप्लाई करो। तो ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से दोनों फॉर्मूले लिखे हैं, देख लो एक बार, प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ कंपेयर करना। अब इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ध्यान देना, ये नोट डाउन कर लो पहले एक बार, फिर आगे। ठीक है, अब इसको मैं वापस लिखना थोड़ा ऊपर, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करना है। देख लो ये कैसे आया है, ये फॉर्मूला वापस लिखा ट्वाइस अंडर रूट ऑफ h माइनस h, ठीक है। तो h क्या है, कैपिटल H, ओ ये तो डायग्राम में बढ़ाया हम लोगों ने, और उधर नहीं बढ़ाया, एक मिनट बता बेटा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब गड़बड़ नहीं हुई, वैसे ही पहले हम लोगों ने हीट तक कंटेनर बनाया था, फिर हमने थोड़ा ये बढ़ाया, तो इसको आगे बढ़ाना रह गया। तो पहले भी बताया कि ये पूरा हाइट h, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक ये, और ये h है तो उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो h माइनस h। तो डायग्राम में थोड़ी सी मिटाते समय इधर का मिटाना रहेगा, वो देखो
अब यहाँ पे क्या आया था आंसर, x इज इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर रूट h इन ब्रैकेट h माइनस h, ऐसे। फिर हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ ये मल्टीप्लाई होगा तो h इंटू h माइनस h स्क्वायर। ध्यान रखना क्या लिखा है, ये रेंज का इक्वेशन है, पर ले रहे हैं हम फॉर मैक्सिमम रेंज, यानी मैक्सिमम रेंज की कंडीशन निकाल रहे हैं। ये तो रेंज का आंसर हो गया कि होल यहाँ पे तो x यानी रेंज कितनी रहेगी, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी रहेगी, वो निकलेगा कि पानी यहाँ से जो निकलेगा वो कितनी दूर जाएगा, तो x का आंसर हम इससे या इससे निकाल सकते हैं, और कितने टाइम में वो ग्राउंड तक पहुंचेगा वो इससे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, होल कहाँ पे रखेंगे तो हमको रेंज मैक्सिमम मिलेगी, जैसे मैंने बताया था एंगल 45 रहा तो रेंज क्या मिल रही थी, मैक्सिमम। वैसे ही ये होल कहाँ रखेंगे, ऊपर या नीचे कहाँ रखना है, सच दैट हमको रेंज क्या मिलनी चाहिए, मैक्सिमम वो ले रहे हैं। अगर रेंज मैक्सिमम है तो इसका चेंज विथ रिस्पेक्ट टू h लेंगे हम लोग, तो चेंज इन x, अब मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, यानी कांस्टेंट हो गई, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h, क्योंकि हम h ही चेंज करेंगे ना, नीचे लेके जाएंगे या ऊपर लेके जाएंगे तो h के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव। देखो फिर से, फॉर मैक्सिमम रेंज यानी हम x मैक्सिमम की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि x मैक्सिमम की वैल्यू कितनी रहेगी। ठीक है, उसके लिए हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसके बाद ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, मैक्सिमम हो गई ना, मैक्सिमम से आगे कहां जाएंगे, कहीं नहीं, यानी उसके बाद वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और हम कैपिटल S तो चेंज नहीं कर सकते, पानी उतना ही रखेंगे, सिर्फ हम ये हाइट चेंज कर सकते हैं, वो आउटलेट यहाँ पे भी बना सकते हैं, 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 तो उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0। तो एक मिनट ध्यान रखो कैसे लिख रहे हैं, इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dh, इसको बाद में 0 लिखेंगे, 2 कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। अब रूट x का डेरिवेटिव देखो कैसे आएगा, ये सब जो जनरलाइज है रूट x, जैसे हम डेरिवेटिव लिखते हैं हमेशा, तो इसको हम लिख लेंगे रूट को 1/2, तो जनरल फॉर्मूला है x रेज टू n इज इक्वल्स टू n x रेज टू n माइनस 1, अगर डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद होगा तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव का x रेज टू 1/2 का, तो n सामने आ गया 1/2, फिर ये आएगा 1/2 माइनस 1, ठीक है, तो x रेज टू 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1/2, तो 1/2 ये और ये अपॉन में आ जाएगा तो रूट x, इसको अपॉन में कर दो, रूट में डाल, देखो समझ में आएगा। फिर से देखो, x रेज टू रूट है, इसका डेरिवेटिव लेना है, समझो y इज इक्वल्स टू x रेज टू 1/2, तो ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला x रेज टू n रहा, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे लिखते हैं, n सामने और ये ऊपर है n-1, तो अभी n की जगह है 1/2, यहाँ लिखा 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1/2, अपॉन में करेंगे प्लस, रूट में डालो, तो इसका आंसर वैसे ही लिखेंगे डायरेक्ट, ये रूट x है समझो ये पूरा, तो आएगा 1/2 इंटू 1/√x, यानी ये पूरा का पूरा वैसे ही लिख रहे हैं, ध्यान। ठीक है, तो ये वैसे के वैसे लिख रहे हैं, अंडर रूट ऑफ h इंटू h माइनस h स्क्वायर। अब ये तो फंक्शन हो गया, अब इसका डेरिवेटिव लिख रहे हैं, तो h है तो इसका आंसर बचेगा कैपिटल H, साथ में है ना, और ये x स्क्वायर का माइनस ट्वाइस h, वो और तो इसको x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू h, तो यहाँ h है तो ये कांस्टेंट है, इसका आंसर आया h, यहाँ h स्क्वायर है तो उसका आंसर ट्वाइस x, जैसे ये है समझो 2x का आंसर क्या लिखते हैं 2, और ये है x स्क्वायर का आंसर क्या लिखते हैं ट्वाइस x, वही लिखना है समझो हम लोग, तो ये रूट x का आंसर हो गया, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, और ये 0 लिख रहे हैं, 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट h इंटू h माइनस h स्क्वायर, और ब्रैकेट में h माइनस ट्वाइस h, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होके 0, सो h इज इक्वल्स टू, एक स्टेप डालेंगे क्या आएगा, h माइनस ट्वाइस h इज इक्वल्स टू 0,
तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो h लगेगी हाइट, इट शुड बी h डिवाइडेड बाय 2। यहां से आगे तो एग्जैक्टली ये जो कैपिटल H है उसके हाफ होना चाहिए, एग्जैक्टली सेंटर में रहा तो हमको रेंज क्या मिलेंगी, मैक्सिमम, और कितनी मिलेंगी वो भी बता दो। तो ये नोट डाउन कर लो, ये सब याद नहीं भी रहा तो चलेगा, तो ये याद रखना, सिर्फ ये भी याद रहेगा तो भी चलेगा, ये डेरिवेशन वगैरह डेरिवेटिव जो लिया है वो भी याद नहीं रहा तो भी चलेगा, सिर्फ इतना याद रखना कि अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो जो हाइट h है ये h इट शुड बी h/2, यानी टोटल है सब जो 10 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी ये एग्जैक्टली सेंटर में होना चाहिए। अगर ये एग्जैक्टली सेंटर में है तो रेंज क्या रहेंगी, मैक्सिमम, और कितनी रहेंगी वो भी बता दो। तो ये देखो पहले ये हटा दो, ये डायरेक्टली याद नहीं गया तो भी चलेगा कि अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो ये होल एग्जैक्टली सेंटर में होना चाहिए, ये वाटर लेवल है, एग्जैक्टली सेंटर में रहा तो ये रेंज मैक्सिमम रहेगी, और रेंज मैक्सिमम कितनी रहेगी वो भी निकाल लेते, इसमें डालेंगे वैल्यू या उसमें डाल दो, ट्वाइस अंडर रूट ये h इन ब्रैकेट h माइनस h, तो h की जगह डाल देंगे h/2, स्मॉल h की जगह, तो ये आ गया h/2 और ये भी आ गया h/2, ठीक है, तो h/2 एंड ये हो जाएगा x²/4, इसके साथ कैंसिल, तो फाइनल आंसर बचेगा h, ठीक है। तो डायग्राम निकाल के समझा देता हूँ, पहले ये देख लो एक बार। तो देखो अगर ये एग्जैक्टली सेंटर में है तो x की वैल्यू रहेगी इक्वल टू h, यानी ये जितनी हाइट है उतनी ही दूर तक पानी जाने वाला है, देख लो एक बार, ये समझ में आएगा। तो ये ध्यान रखो, अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए दो ही चीजें याद रखनी है, अगर पूरा डेरिवेशन नहीं भी समझ में आया कि ये स्टेप डेरिवेटिव एक बार फिर से बता दूंगा, पर ये याद रखो कि अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो सबसे मेन ये है कि वो जो होल बनाएंगे आप लोग वो बनाएंगे h/2 पे, यानी एग्जैक्टली यहाँ से सेंटर में बनाना है। अब ये पानी कितनी दूर जाएगा, तो जितनी ये वाटर की हाइट है उतनी दूर वहां पे हो जाएगा, तो ये आगे देखो x इज इक्वल्स टू कैपिटल H, तो यहां हमने इसको कंसीडर किया है 2√x, 2 कांस्टेंट लिया, √x का डेरिवेटिव मैंने जैसे बताया वो याद रखो 1/2√x, ये 2 कांस्टेंट था, इसको छोड़ दो, ये √x कंसीडर करो, तो √x का डेरिवेटिव 1/2√x, तो यहां से कंपोनेंट नहीं था, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इसका भी डेरिवेटिव ये यहां आगे लिखा है, तो बस उतना याद रखो, नहीं भी समझ में आया तो फिर ये याद रखो, पर डेरिवेटिव आना चाहिए उतना, देख। तो हमको सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। किसी ने पूछा रेंज मैक्सिमम चाहिए तो होल रेंज कितनी है वो पूछा, तो ये फॉर्मूला यूज करना, या अभी जो हम लोगों ने डिराइव किया था वो भी यूज कर सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला v अंडर रूट ट्वाइस h माइनस h अपॉन g, या ये फॉर्मूला। पर अगर किसी ने बोला मैक्सिमम रेंज चाहिए तो ये जो आउटलेट है वो कहां बनाएंगे, एग्जैक्टली हाफ पे, h डिवाइडेड बाय 2 पे, तब ये पानी कितनी दूर जाएगा, जितनी यहाँ पे हाइट है उतनी ही दूर तक वो पानी जाएगा, कितने h डिस्टेंस, तो वो मैं एक बार ये मिटा के लिख देता, तो ये ध्यान रखना। फिर से देखो, जैसे हम हमेशा डेरिवेटिव लिखते हैं y इज इक्वल्स टू √x, तो इसका डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू, इसका आएगा, फिर से बता रहा, ये है x⁻², तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा डेरिवेटिव 1/2 x⁻1 माइनस 1/2 माइनस 1। अच्छा एक बार देख लो, फिर मैं मिटा के वापस समझाऊंगा, रन करने की जरूरत नहीं है ये सब याद रखने की, बस ये याद रह गया और ये याद रह गया तो भी बहुत, वो मैं रफ करके एक बार बता दूंगा वापस से, ठीक है ना। ये मिटा देता है, डेरिवेटिव वापस से समझा देता हूँ कैसे लिखा है, देख लो, ये मिटा रहा, ये मैं एक बार बाद में वापस समझा दूंगा तुम लोगों को। देखो फिर से y इज इक्वल्स टू है समझो √x, उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो dy बाय dx, इसको लिखेंगे x⁻1/2, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है x⁻n का डेरिवेटिव रहा तो n सामने x⁻n-1 ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो n की जगह है यहाँ पे 1/2, तो ये लिखा 1/2, ये x⁻n 1/2 -1 n -1/2, तो इसको अपॉन में ले लो,
1/2, ये प्लस हो जाएगा अपॉन में और इसको लिख लेंगे रूट एक्स। तो y इज इक्वल्स टू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो ये है हमारा समझो x, उसका डेरिवेटिव लिखा 1/2 और साथ में रूट एक्स अपॉन में, और अब इसके अंदर खाली x नहीं था, ये भी था, तो उसका भी डेरिवेटिव खाली, तो h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो h है यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव 1, तो ये बचा h स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस h, तो वो स्टैंडर्ड है, ठीक है, याद रखना। अब देखो मैं फिर से सिर्फ ये आंसर और वो आंसर जो बताना है वो फिर से एक बार बता देता, वो ध्यान से देखो। कॉम्पिटिटिव वालों ने नोट डाउन करना है ये, बाकी बोर्ड वर्क में करने की जरूरत नहीं। एक वीडियो में समझो हाइड्रोडायनामिक्स कर लेंगे, एक वीडियो में हाइड्रोस्टैटिक का ले लेंगे, और एक वीडियो में सरफेस टेंशन वाला ले लेंगे। फिर मैं वो सॉल्व करने के लिए डाल दूंगा आप लोगों को, जितने वो मॉड्यूल्स दिए हैं अभी तक उतने सॉल्व करना शुरू कर दो बेटा। जब आएंगे क्लास में भी 1-1.5 महीना लग ही जाएगा, अब समझो क्लास शुरू देखो, तब तक वो सब सॉल्व करके रखो, आगे से पहले डिफिकल्टीज लेंगे फिर आगे के चैप्टर सॉल्व करेंगे, तो तब तक सबका सॉल्व होना चाहिए। फिर से देखो, सिर्फ वो लिख के बता रहा, ये है कंटेनर, यहां तक है समझो फ्लूइड, तो पूरी हाइट है h, एग्जैक्टली सेंटर में बनाओ यहां पे, तो ये जो h है स्मॉल h, इट शुड बी h/2, तो रेंज मैक्सिमम मिलेगी, यहां से जो वाटर निकलेगा वो यहां गिरेगा समझो, और तब जो रेंज रहेगी मैक्सिमम वो रहेगी x इज इक्वल्स टू h, यानी अगर ये 20 सेंटीमीटर है पानी की हाइट, तो यहां से जो पानी निकलेगा वो भी कितने सेंटीमीटर तक जाएगा, 20 सेंटीमीटर तक, यानी फिल्मोमेट्री याद रखना, अगर इसकी हाइट दिया है, मैक्सिमम रेंज पूछा, तो डायरेक्ट बिना सॉल्व किए उसी का आंसर वहां लिख देना है कि इतनी रहेगी उसकी रेंज, और ये हाइट रहेगी 10 सेंटीमीटर एग्जैक्टली सेंटर में। बस ये दो चीजें याद रखने वाली, ये एक और ये, बस मैक्सिमम रेंज की, अदरवाइज रेंज का फॉर्मूला बताया है, बाकी कहीं पे भी रहेगा। देखो ये है पानी उसमें, तो सेंटर में जब आउटलेट बनाएंगे यहाँ पे, तो उसकी रेंज मैक्सिमम रहेगी, ये दूर जा रहा है। अब अगर समझो आउटलेट यहाँ पे है या आउटलेट यहाँ पे है, 3-3 आउटलेट नहीं बनाना है, पर समझो अलग अलग बनाएंगे, तो इसका पानी यहाँ गिरेगा इससे कम दूर, और इसका हो सकता है इसका भी यहाँ पे गिरे, तो ये रेंज सेम भी हो सकती, जैसे हमने बताया था कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है थीटा और 90 माइनस थीटा, तो रेंज सेम रहेगी, तो रेंज सेम कब रहेगी वो भी कंडीशन में बता दूंगा, पर अभी फिलहाल मैक्सिमम का याद रखो, तो सेंटर में है तो उसका रेंज सबसे ज्यादा रहेगी, ऊपर है या नीचे है तो उससे कम रहेगी रेंज, वो याद रखना, तो सेंटर वाले की रेंज मैक्सिमम, उससे ऊपर होल है या उससे नीचे होल है तो रेंज कम रहेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज कितनी रहेगी किसी ने पूछा, तो ये जो वैल्यू h है उतनी ही मैक्सिमम रेंज रहेगी h, याद रखना है, ओ सॉरी कैपिटल H, बस इतना याद रखना है। तो रेंज सेम कब रहेगी वो भी बता देता, कंडीशन डायरेक्ट याद रखना, बस आपको ये याद रखना है कि रेंज मैक्सिमम कितनी रहेगी, x इज इक्वल टू h, कब, जब आप आउटलेट जो है h हाइट रखेंगे एग्जैक्टली h/2, यानी ये जो होल बनाया है एग्जैक्टली इसके सेंटर में बनाया है, तो रेंज रहेगी तब मैक्सिमम, और कितनी रहेगी x इज इक्वल टू h, यानी यहाँ जितनी वाटर की हाइट है उतनी ही दूर तक वो वाटर जाने वाला है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। रेंज सेम कब रहेगी वो भी बता देता, पर याद रखना सेंटर में अगर है तो उसका पानी सबसे दूर जाएगा, और अगर होल नीचे या उससे ऊपर है तो हाइट यहाँ पे कहीं पे भी रेंज कम रहेगी, इससे कहीं पे भी रहेगी पर कम रहेगी, तो यहाँ से और यहाँ से एक ही जगह कब पहुंचेगा वो भी कंडीशन बता देता, वो भी देख लो एक बार, तो वो भी बता देता, इसी डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बना के बता देता। देखो ध्यान,
ये कंटेनर, सेंटर में जो है ये वाला, तो यहां तक है समझो पूरा लिक्विड। सेंटर में बनाएंगे ऐसे, तो उसकी रेंज रहेंगी मैक्सिमम ये। बट अगर आप उससे ऊपर या नीचे बनाएंगे, समझो एक आउटलेट यहाँ बना रहे और एक आउटलेट यहाँ बना रहे, तो रेंज उससे कम रहेगी। पर अगर मैं बोल रहा कि दोनों एक ही जगह पहुंच रहे तो कंडीशन क्या रहेगी वो देखना कि अगर एक ही जगह आ रहे हैं यानी रेंज क्या है सेम, तो यहां से जितना हाइट है h, इसकी सेंटर वाले को भूल जाओ, इसकी हाइट h, उतनी हाइट पे ये होना चाहिए h। यानी अगर ये टॉप से 10 सेंटीमीटर है तो ये यहां से भी बॉटम से भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ये और ये इसकी नीचे से हाइट और इसके ऊपर से हाइट दोनों सेम है तो दोनों की रेंज इक्वल रहेगी x। ये कंडीशन याद रखना है। तो इसको हम लिखेंगे h1 और इसको हम लिख लेंगे समझो h2। h1 इज इक्वल टू h2 अगर है तो x1 विल बी इक्वल टू x2। ये रेंज दोनों की सेम रहेगी और इज इक्वल टू रहेगी x। तो वो देखो अब सेंटर में है तो यहां से और यहां से हाइट सेम, तो ये होल यहां पे आ गया, ये भी होल यहां पे आ गया, दोनों की रेंज सेम मैक्सिमम, ये वाली कंडीशन। तो ये भी थोड़ा याद रखना कि अगर किसी ने पूछा रेंज सेम कब रहेंगी, तो ये यहां से हाइट h और दूसरा होल बनाएंगे उसकी यहां से हाइट h, अगर दोनों सेम है तो उनकी रेंज भी सेम रहेगी। तो यहाँ पे समझो ये हमारा खत्म हुआ है। इसके बाद पॉइसनलिस इक्वेशन ले रहे हैं वो देख लेंगे एक बार। तो ये बेटा अभी बर्नौलीज प्रिंसिपल वाला हो गया, नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लेने वाले हैं पॉइसनलिस इक्वेशन। पॉइसनलिस नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने इक्वेशन दिया कैपिलरी ट्यूब जैसी ट्यूब है समझो, उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है। तो वाटर फ्लो होने के लिए एक प्रेशर डिफरेंस जरूरी है। याद रखना प्रेशर डिफरेंस अगर नहीं है तो पानी फ्लो नहीं होता, फ्लूइड फ्लो नहीं होता। तो अगर प्रेशर डिफरेंस है तो ही फ्लूइड फ्लो होने वाला है। तो P इज इक्वल टू P1 माइनस P2 ले सकते हैं, तो हम उसको वैसे ही लिखेंगे प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, P इज द प्रेशर डिफरेंस। इन दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस है। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं है, जैसे पाइप ले लो आप एक घर में जो है उसमें खाली पानी भर के रख लो और उसको सीधा छोड़ दो तो वो पानी फ्लो नहीं होगा। आपको नल को कनेक्ट करेंगे आप जब, तो प्रेशर से जब उसमें पानी आएगा तो फिर दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा। तो देखो ये इसमें तो इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा, ये देखो ये वाली डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट को हमको टैप के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके पानी यहां से यहां फ्लो होने वाला है। तो यहां से प्रेशर डिफरेंस तैयार करेंगे तभी वो फ्लो होने वाला है। तो P इज द प्रेशर डिफरेंस, L इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। और यहां हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, उनका इक्वेशन जो उन्होंने दिया वो देखेंगे। तो पहले एक टर्म याद रखो, P इज द प्रेशर डिफरेंस इन दो पॉइंट के बीच में। ट्यूब के एंड पे जो डिफरेंस है प्रेशर का P1 माइनस P2, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस के बिना फ्लूइड फ्लो होने नहीं वाला। ये है लेंथ L, ईटा याद है हमको, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी फ्रिक्शन का कांस्टेंट है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। R is the radius of the tube and V is the volume of liquid coming out per unit time। तो इक्वेशन डिराइव नहीं करना है, डायरेक्ट इक्वेशन क्या दिया वो देखना है हम लोगों को। पहले इतना देखो एक बार क्या क्या है। P is the pressure difference, इन दो पॉइंट में का प्रेशर डिफरेंस है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड फ्लो हो रहा फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। L is the length of the tube, यहाँ आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं प्रेशर डिफरेंस P1 minus P2। L is the length of the tube, eta is the coefficient of viscosity
R is the radius of the tube and V is the capital V है volume of the liquid coming out of the tube per unit time. So according to Poiseuille's, the volume of liquid coming out per unit time is directly proportional to pressure difference. जितना ज्यादा pressure difference उतना ज्यादा पानी बाहर आने वाला है, ठीक है? Directly proportional to pressure difference, directly proportional to r raised to 4, यानी ये radius of the tube raised to 4, inversely proportional to eta, यानी coefficient of viscosity, यानी फ्रिक्शन जितना कम उतना ज्यादा वॉल्यूम बाहर आएगा लिक्विड का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा पाई पी आर रेज टू 4 अपॉन ईटा एल. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट पर यूनिट टाइम. तो पाई कांस्टेंट है ये. तो अच्छा ये चीज बता था पहले वो देख लो, इतना ये नोट डाउन कर लेते. Pi p r raised to power 4 eta l. So constant pi upon 8 pi. तो pi upon 8 is the constant. और ये सब याद रखना. According to Poiseuille's equation या Poiseuille's जो साइंटिस्ट ने दिया, volume of the liquid coming out per unit time is directly proportional to pressure difference, directly proportional to radius raised to 4, inversely proportional to coefficient of viscosity, inversely proportional to length of the tube. Proportional की साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे पाई बाय 8. पाई लिखा पाई बाय 8 है. p r raised to 4 eta l. ये मैं मिटाने वाला हूँ, उसके बाद देखते हैं उसका क्या है. ये नोट डाउन कर दो पहले. So it is Poiseuille's equation. डायरेक्ट याद रखना है, ये उसका स्टेटमेंट ही है. हाँ, तो स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है. उतना देखो फिर आगे बता. तो देखो इधर ये सब हटा रहे हैं, सिंबल नहीं याद रखो. तो अकॉर्डिंग टू Poiseuille's या Poiseuille इक्वेशन में देखना, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब पर यूनिट टाइम is directly proportional to pressure difference, directly proportional to radius of the tube raised to 4, inversely proportional to eta and inversely proportional to L. constant डाला है pi by 8. ये इक्वेशन डायरेक्ट याद रखना. अब जो बता रहा हूँ ध्यान से. ये स्टेटमेंट था जो बताया मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, उसका सब सिंबल बता दिया आप लोगों को. V मतलब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड coming out per unit time. तो ये V वैसे रखेंगे, P वैसे रखेंगे और बाकी सबको लिख रहे हैं R. तो R की वैल्यू क्या है वो देखना. इसमें ईटा L 8 ईटा L अपॉन में आएगा पाई r रेज टू 4. अगर मैं r की वैल्यू ये यहां डाल दूं तो 8 ईटा l अपॉन में पाई r रेज टू पावर 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये है लिक्विड रेजिस्टेंस. जैसे इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस रहता, तो यहाँ पे जैसे फ्लूइड जब उस ट्यूब में फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो जब उसमें फ्लो हो रहा, तो ये जो वैल्यू है ये बताएंगे हम लोग को लिक्विड रेजिस्टेंस की. तो ये जो वैल्यू लिखी है यहाँ पे, ये जो R लिखा है, यानी ये, अब R की जगह ये डाल के देख लो, 8 ईटा L यहाँ आएगा और ये पाई r रेज़ टू पावर 4 ऊपर, यही बन जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड लिक्विड रेजिस्टेंस. ये अपोजिशन बताएगा कि वो ट्यूब में जब वो फ्लूइड फ्लो हो रहा तो अपोजिशन कितना है. प्रेशर डिफरेंस से अपोजिशन पे डिपेंड करेगा. तो ये है लिक्विड रेजिस्टेंस. तो जैसे हम रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते, वैसे ट्यूब को भी सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कैसे ऐड करना वो भी बताता. ये देख लो पहले. तो याद रखो P वैसे रखा है, प्रेशर डिफरेंस उतना ही है. तो इस चीज पे अपोजिशन डिपेंड करेगा. फ्रिक्शन ज्यादा तो अपोजिशन ज्यादा,
लेंथ ज्यादा मतलब ज्यादा दूर तक जाना है, अपोजिशन ज्यादा, रेडियस कम, अपोजिशन ज्यादा, बड़ी रेडियस रही, बड़ा ट्यूब है तो अपोजिशन कम रहेगा। तो ये जो भी वैल्यू है यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहे हैं लिक्विड के लिए जो अपोजिशन क्रिएट करेंगी वो ट्यूब, तो इट इज कॉल्ड लिक्विड रेजिस्टेंस। तो ये वैल्यू याद रखना, इट इज कॉल्ड लिक्विड रेजिस्टेंस। ये इक्वेशन तो हम लोग को लर्न ही करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पॉइजलिस। ये इक्वेशन कैसा आएगा, वाटर या वाटर की जगह बोलेंगे लिक्विड coming out of the tube per unit time is directly proportional to pressure difference, directly proportional to radius raised to 4, inversely proportional to eta coefficient of viscosity, inversely proportional to length। proportional की साइन हटाए, कांस्टेंट डाले पाई बाय 8, तो p वैसे ही रखा है। तो प्रेशर डिफरेंस अगर सेम है और ट्यूब बदल दे, अलग अलग ट्यूब, तो फिर इसको बोलेंगे जो r बचा है, r की वैल्यू ये है, इट इज कॉल्ड लिक्विड रेजिस्टेंस। तो सीरीज और पैरेलल का बता था। तो ये देखो फिर से ध्यान देना, ईटा की वैल्यू जितनी ज्यादा यानी फ्रिक्शन जितना ज्यादा उतना ज्यादा वहां अपोजिशन मिलेगा लिक्विड के फ्लो को, लेंथ जितनी बड़ी रहेगी ट्यूब की उतना ज्यादा अपोजिशन मिलेगा, रेडियस जितनी कम रहेगी उतना ज्यादा फ्लूइड को अपोजिशन मिलेगा, रेडियस कम अपोजिशन ज्यादा, इनवर्स वेरिएशन, इन दोनों के साथ डायरेक्ट वेरिएशन याद रखना। ये है लिक्विड रेजिस्टेंस, जैसे करंट वाला रेजिस्टेंस वैसे ही है। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करना, ये फ्लूइड के मोशन को अपोज क्रिएट कर रहा पोजीशन, ये अपोजिशन का फार्मूला है, इट इज कॉल्ड लिक्विड रेजिस्टेंस, याद रखना। तो सीरीज और पैरेलल का बता था, पहले ये देखिए। तो देखो इस इक्वेशन पे ध्यान रखते हैं, v is equals to pi by 8 p r raised to 4 upon eta n। ठीक है, इसको हटा दें और इसको हटा दें। पहले हम लोग ले रहे हैं सीरीज के लिए। इसकी लेंथ है L1 और दूसरी ट्यूब यहाँ उसके सामने कनेक्ट करेंगे जिसकी रेडियस अलग है, समझो, पर दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने, और इसमें से भी वो फ्लूइड फ्लो होने वाला है आगे। इसकी लेंथ है L2, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं वैसे यहाँ सीरीज में लगाया, इसका प्रेशर डिफरेंस P1, इसका प्रेशर डिफरेंस P2। अब देखो ध्यान रखना, V इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू V2 ले रहे, वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम V मतलब वॉल्यूम है ना, ध्यान रखना यहाँ पे। तो यहाँ से जितना वॉल्यूम एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा, हम इसको कनेक्टर से जोड़ देंगे बराबर, पानी लीक होने वाला नहीं है। तो इसमें से जितना वाटर जाएगा इसमें से भी उतना ही निकलेगा, पर दोनों का अपोजिशन अलग अलग है। इसका अपोजिशन लिखे तो आप लिख सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू ये 8 ईटा L1 अपॉन पाई R1 रेज़ टू 4, इसकी रेडियस अलग, और इसका अपोजिशन लिखना है तो R2 इज इक्वल्स टू 8 ईटा L2 अपॉन पाई R2 रेज़ टू 4। पर सीरीज में है तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, जैसे हम रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं तो रिजल्टेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं, वैसे यहाँ निकालने वाले हैं। तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, यानी वॉल्यूम जितना यहाँ से आएगा उतना यहाँ से बाहर निकलेगा, पर प्रेशर रहेगा P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, यहाँ का प्लस यहाँ का। तो ये वाला फॉर्मूले से वैल्यू डाल, P की जगह V इंटू R, तो यहाँ लिखेंगे V इंटू R1, V1 V2 नहीं क्योंकि सेम है, और प्लस V इंटू R2, so P is equals to V common R1 plus R2, so V can be written as, इसके फॉर्मेट में लिख रहे P अपॉन ये आ जाएगा R1 plus R2। तो R इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यहाँ R भी लिख सकते थे, R इफेक्टिव will be equal to R1 plus R2। तो इसका अपोजिशन निकाल लो ये फॉर्मूले से, ठीक है, और इसका अपोजिशन ये फॉर्मूले से, इन दोनों का मिला के जो रिजल्टेंट अपोजिशन रहेगा वो रहेगा R1 प्लस R2। तो इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं R इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव रिजल्टेंट अपोजिशन इन दोनों को मिला के। तो सीरीज में अगर है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस में भी था सीरीज में तो R1 प्लस R2, वैसे यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू ये है, चाहे तो आप यहाँ डाल सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ये याद रखो।
अगर सीरीज में लगाएंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा R1 प्लस R2, यानी इंक्रीज होगा। देखो ये लिक्विड रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए तो क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये सीरीज का आंसर होगा। इसके बाद पैरेलल का बताओ, वो भी देखिए। तो ये रिजल्टेंट प्रेशर डिफरेंस हो गया P टोटल, और ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिक्विड रेजिस्टेंस, लिक्विड रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो अगर दो ट्यूब सीरीज में लगाया है, एक का अपोजिशन यानी लिक्विड रेजिस्टेंस ये है, दूसरे ट्यूब का लिक्विड रेजिस्टेंस ये है, तो रिजल्टेंट रहेगा R1 प्लस R2। तो ये R1 का फॉर्मूला, ये R2 का फॉर्मूला, दोनों को ऐड करेंगे। ये हो गया सीरीज के लिए। ये मिटा के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कैसे, वो भी देखते हैं। ये देखो पहले एक बार। तो ये अपने इलेक्ट्रिक करंट वाले रेजिस्टेंस जैसा ही फॉर्मूला आया है। इलेक्ट्रिक करंट में जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दे तो फॉर्मूला आएगा R1 प्लस R2। यहाँ पे भी वही आया R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 ये फॉर्मूले से निकालो, R2 ये फॉर्मूले से निकालो, दोनों को ऐड कर दो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा। कौन सा रेजिस्टेंस, लिक्विड रेजिस्टेंस। तो इन शॉर्ट अगर आप ट्यूब सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं यानी लेंथ और बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो ट्यूब में अपोजिशन बढ़ जाएगा। तो ट्यूब की लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे हम लोग, अपोजिशन उतना ही बढ़ता जाएगा। देखिए तो सीरीज में लगाया एक और एक, तो हो सकता है ये पतली हो ये मोटी हो, या दोनों सेम साइज जो भी रहेंगे R1 प्लस R2 से सॉल्व करें। ये R1 का फॉर्मूला, ये R2 का, यहाँ से लाए, यहाँ L1 लिख लो, यहाँ R1 लिख लो, बीटा सेम, मटेरियल सेम होगा तो, और ये पाई और एक तो सेम, L और R चेंज हो जाता है। ये हो गया सीरीज का। देख लो एक बार बीटा है इसको। अब देखो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे दो ट्यूब। याद रखना सीरीज में कनेक्ट किए तो अपोजिशन बढ़ेगा। ठीक है, मतलब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो अपोजिशन कम होगा, यानी लिक्विड रेजिस्टेंस कम होगा। ये ट्यूब एक, इसका अपोजिशन है समझो R1, तो यहाँ फॉर्मूला है ये लिख सकते हैं 8 ईटा L1 अपॉन पाई R1 रेज़ टू 4। ये दूसरी ट्यूब, दो ट्यूब लगाया है साइड टू साइड। अब इसमें से भी वाटर फ्लो हो रहा या लिक्विड फ्लो हो रहा और इसमें से भी फ्लो हो रहा। तो अब सिंपल देखना, लॉजिक समझ में आता है। टोटल वॉल्यूम इन दोनों का एडिशन, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस सेम रहेगा। P इक्वल्स टू P1 इक्वल्स टू P2। ये हो गया R1। सेकेंड ट्यूब के लिए R2 अपोजिशन, इट इज 8 ईटा L2 अपॉन पाई R1 रेज़ टू 4। तो V की वैल्यू डालो यहाँ से, P अपॉन R, तो P तो सेम है तो यहाँ आएगा P अपॉन R1 प्लस P अपॉन R2। सो V इज इक्वल्स टू P 1 अपॉन, अच्छा यहाँ लिख लेते हैं P ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो इस फॉर्मेट में लिखना है तो हम वो यहाँ लिख रहे हैं। सो वी कैन राइट V इज इक्वल्स टू P अपॉन में, ये पूरा अपॉन में लिखना है तो लिखेंगे R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये है R इफेक्टिव। तो यहाँ R इफेक्टिव का फॉर्मूला आया है, यहाँ लिख देते हैं R इफेक्टिव, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद में बताना, पहले ये लिख देते हैं R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसकी जगह R लिखेंगे रिजल्ट है, तो इसको हटा देता है यहाँ से, क्लियर है? तो R इफेक्टिव लिख सकते हैं यहाँ पे। अपोजिशन डिक्रीज होगा, याद रखना जब पैरेलल में करेंगे। दिस इज R इफेक्टिव, वो इफेक्टिव की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना? तो सीरीज में अगर ट्यूब कनेक्ट किए तो लिक्विड को अपोजिशन ज्यादा मिलेगा, और अपोजिशन रिजल्टेंट निकालना है तो R1 प्लस R2 करना,
और अगर पैरेलल में कनेक्ट किए तो ये फॉर्मूला लगाना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इफेक्टिव यहाँ पे निकालेंगे 1/r इफेक्टिव, मगर कौन से इसमें पैरेलल में, इट इज 1/r1 प्लस 1/r2 2 है तो, या फिर 1/r3 3 है तो, एंड प्लस एंड सो ऑन। और सीरीज में है तो r इफेक्टिव इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दो ही ट्यूब का याद रखो, तीन का आया तो जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख रहे थे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वैसे ही लिख, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता, यहाँ लिख देते P is equals to P1 is equals to P2, so R 1/R इफेक्टिव, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 1/R1 प्लस 1/R, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/R इफेक्टिव है, ध्यान रखना, फिर बाद में रिवर्स करके ये आंसर मिलता है। ये हो गया पैरेलल के लिए, ये हो गया पैरेलल के लिए। सीरीज के लिए लिखना होता तो उसके पहले वो ऐसे लिखा, वो सीरीज के लिए R1 प्लस R2, तीसरा आया तो प्लस R3 एंड सो ऑन। तो यहाँ तीसरी ट्यूब आई तो प्लस 1/R3, जैसे हम रेजिस्टेंस में लिखते हैं सेम वैसे। और यहाँ लिक्विड रेजिस्टेंस का या लिक्विड रेजिस्टेंस या अपोजिशन का फॉर्मूला ये है, ध्यान रखना। तो R1 की वैल्यू इससे निकालना, R2 की वैल्यू इससे, और इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इफेक्टिव अपोजिशन मिल जाएगा। फिर आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ डाल के प्रेशर डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, या वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया पॉइजनस इक्वेशन। तो जितना पोर्शन हाइड्रो डायनामिक्स का लिखाना था उतना हो गया। इसके बाद हम स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे जाएंगे, हाइड्रोस्टैटिक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह या रिलेटिव डेंसिटी वगैरह उसमें लिखा के देना है। तो पहले हाइड्रोस्टैटिक का लिखाऊंगा, हाइड्रोडायनामिक्स का जो भी एक्स्ट्रा था वो हो चुका है, बर्नौलीज प्रिंसिपल में जो एक्स्ट्रा था, ये पॉइजनस इक्वेशन जो भी एक्स्ट्रा बताना था वो हो गया, ये पॉइंट नोट डाउन करके रखा। इसके बाद हम स्टार्टिंग वाले पॉइंट में जाएंगे, हाइड्रोस्टैटिक। बीच में बता था तो सभी बच्चों को इसका कोई काम नहीं है, तो जिनको काम है वो नोट डाउन कर लेना। तो 12 वीडियो तक जो था वो बोर्ड का था पूरा का पूरा, पर वो सब काम आने वाला है हमारे आगे भी। तो वो इक्वेशन और वो थ्योरी वैसे के वैसे करना है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट कॉम्पिटिटिव वालों ने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और ये हाइड्रोडायनामिक्स वाला पोर्शन समझो हमारा हो गया। इसके बाद हम हाइड्रोस्टैटिक वाला एक्स्ट्रा पोर्शन लेंगे और फिर कुछ सरफेस टेंशन में होगा, तो सरफेस टेंशन जो सेकंड पार्ट था हमारा उसका ले लेंगे। तो अभी हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल खत्म ही किया था, तो उससे रिलेटेड आगे का ले लिया, फिर स्टार्टिंग से जाने का कोई मतलब नहीं था। अब हम हाइड्रोस्टैटिक वाला जो पोर्शन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका कंटिन्यू करना आप लोग। फिर मैं जब लिखा के हो जाएगा तो मॉड्यूल डालूंगा। तो मॉड्यूल में इस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल फ्लूइड्स या फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या नाम है? फ्लूइड मैकेनिक्स। और सरफेस टेंशन का अलग से दूंगा, पार्ट है ध्यान। तो हाइड्रोडायनामिक्स हो गया, अब बचा हमारा हाइड्रोस्टैटिक एंड सरफेस टेंशन, वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।